चमक सूरज नहीं मेरे किरदार की है, चमक सूरज नहीं मेरे किरदार की है, खबर आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे साथ कारवां चले, मैं चलूं तो मेरे साथ कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अर्धनारी ईश्वर जो पार्ट है वो आज समाप्त हो रहे हैं, जिसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम इस पार्ट में करने वाले हैं, इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए हम इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी से रूबरू करवा दे आपको, मिला दे आपको। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, अगर आपने लेखक परिचय अच्छा से पढ़ा है, साथ में आपने पार्ट को अच्छा से पढ़ा है, तो उम्मीद करते हैं कि इसके जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे सभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ में अब जब भी मैं ऑब्जेक्टिव कराता हूं तो आपको तो नियम याद ही होंगे कि जितने सारे ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूं, जो भी ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जब भी इस ऑब्जेक्टिव को मैं पढ़ूंगा तो इसके साथ 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास। तो चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा, जो सही आंसर होगा, उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है? जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि हाँ, आप अच्छे से पढ़े हैं। साथ में पूरे जब ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपने कितने ऑब्जेक्टिव का आंसर आपने अपने अनुसार सही दिया है, आप कमेंट बॉक्स में भरकर जाएंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहता है क्वेश्चन, जरा सा आप देख लेंगे। कहता है कि दिनकर जी किस युग के कवि हैं? दिनकर जी किस युग के कवि है? प्यारे साथियों, आप सबको पता होगा कि दिनकर जी किस युग के कवि है। ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन है भारतेंदु युग के कवि है, ऑप्शन है छायावादी युग के कवि है, ऑप्शन है छायावादोत्तर युग के। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि छायावादोत्तर युग के कवि है दिनकर जी। याद रखिएगा कि दिनकर जी किस युग के कवि है, छायावादोत्तर युग के कवि है। ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्नों में ये है। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृत के 4 अध्याय प्यारे साथियों किसकी कृति है? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में भर देंगे किसकी कृति है। गुलाब दास की कृति है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है, या आचार्य सीताराम चतुर्वेदी की कृति है, या रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। आप जल्द से कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो हम सभी जानते हैं प्यारे साथियों कि रामधारी सिंह दिनकर की कृति कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की कृति है संस्कृत के 4 अध्याय, ठीक है? अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो आपको याद होगा कि शुद्ध कविता की खोज हमने रामधारी सिंह दिनकर की लिखी गई रचनाओं में पढ़ा था। शुद्ध कविता की खोज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध कविता की खोज हो जाएगा। आप अच्छे से आप इसे क्या करिएगा, फेयर कर लीजिएगा और बहुत ही बेहतर तरीके से इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, ठीक है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो आपको याद रखना है कि शुद्ध कविता की जो खोज है ये रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई कृति है। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? आप जल्दी से बता दीजिए, कमेंट बॉक्स भर दीजिए। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? प्यारे साथियों, अभी तक आप नहीं भरे तो जल्द से कमेंट कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों का कमेंट है, मैं सबके कमेंट को पढ़ता हूं। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है जय सिंह था, रवि सिंह था, फूल सिंह था, या राणा सिंह था। कौन से ऑप्शन सही होंगे? जल्द से आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। तो प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का जो नाम था वो रवि सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर के जो पिता का नाम था वो रवि सिंह था। याद होना चाहिए आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है? आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? प्यारे साथियों, आपको याद होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं समय लूंगा और थोड़े से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमने पढ़ाया था आपको कि शुरू कहाँ से होती है, जब दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित होती है। पहली कविता ये पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो आपको याद होगा कि पहली कविता 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1925 ईस्वी में पहली कविता प्रकाशित हुई थी। कहाँ प्रकाशित हुई थी? छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। कहाँ? छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी।
कहाँ हुई थी? छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। अच्छा, एक बात और आपको याद होगा कि अगर छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित हुई थी तो ये मैट्रिक कब पास किए थे? तो 1928 में पास किए थे। कब पास किए थे? 1928 में पास किए थे। कहाँ से पास किए थे? तो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल, रेलवे हाई स्कूल क्या है? रेलवे हाई स्कूल से ये क्या किए थे? हाई स्कूल से ये मैट्रिक पास किए थे। कब पास किए थे? 1928 ईस्वी में पास किए थे, याद रहेगा। मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से ये मैट्रिक पास किए थे। उसके बाद आपको याद रखना है कि 28 के बाद 1929 में इनकी पहली कविता पुस्तक प्रणभंग, कौन सी? प्रणभंग पहली कविता पुस्तक कौन सी है? प्रणभंग प्रकाशित की गई थी। कहाँ कब प्रकाशित की गई थी? 1929 में प्रणभंग नामक पहली कविता पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और 1932 में, कब? 1932 में, याद रखिएगा 1932 में ये क्या किए थे? आपको याद होगा कि बीए किए थे। क्या किए थे? बीए किए थे। 1932 में क्या किए थे? ये बीए किए थे। और किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो आपको याद होगा कि पटना कॉलेज से। कहाँ से? पटना कॉलेज से। कहाँ से? पटना कॉलेज से ये क्या किए थे? पटना कॉलेज से ये क्या किए थे? तो बीए किए थे। किस सब्जेक्ट में किए थे? कौन सा इनका विषय था? तो इतिहास था। कौन सा विषय था? इतिहास विषय में इन्होंने क्या किया था? बीए किया था। और याद रखिएगा जब प्रणभंग ये प्रकाशित हुआ इनकी पहली कविता पुस्तक, तब इनका उम्र कितना था? 21 वर्ष था। कितना उम्र था? 21 वर्ष था। प्यारे साथियों ये याद रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इनके पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। क्या था? रवि सिंह था। इनके पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। और इनकी माता का नाम क्या था? मनरूप देवी। क्या था? मनरूप देवी। मनरूप देवी। इनके माता का नाम क्या था? मनरूप देवी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? श्यामवती देवी। क्या? श्यामवती देवी। तो श्यामवती देवी याद रखिएगा, श्यामवती देवी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में। तो हमसे क्या प्रश्न पूछा गया है? हमसे प्रश्न पूछा गया है कि दिनकर जी की पहली कविता पुस्तक कौन सी है? तो आप याद रखेंगे इनकी पहली कविता पुस्तक कौन सी है? 21 वर्ष की अवस्था में ये प्रकाशित किए थे 1929 में, और वो प्रणभंग नाम से प्रकाशित किए थे, याद रहेगा। दिनकर जी की पहली कविता पुस्तक कौन सी है? प्रणभंग है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? याद रखिएगा साथियों कि दिनकर जी की पहली कविता जो थी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो आप सबों को पता होगा कि छात्र सहोदर में इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। और कब हुई थी? तो आपको याद होगा 1925 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1925 में। ये मैट्रिक कब पास किए थे? 1928 में। कब पास किए थे? 1928 में मैट्रिक पास किए थे। और 1925 में ही इन्होंने अपनी पहली कविता को क्या कर दिया था? प्रकाशित करवा दिया था। तो ये उम्मीद है कि आपको याद होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? अभी हम आपको बताए हैं कि दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। और कब प्रकाशित हुई थी? 1925 में हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1925 में हुई थी। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1925 में हुई थी। याद रखिएगा दिनकर जी की पहली कविता 1925 में। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है निम्न में जो नीचे लिखे गए उसमें रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ऑप्शन है रहस्य कथा, उर्वशी, या नल दमयंत्री, या शिशुपाल वध। आपको याद होगा कि ये उर्वशी इनकी रचना है। उर्वशी इनकी रचना है। उर्वशी इनकी रचना है। किनकी? दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? बताइए। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दे दिया था? तो आप सबको पता होगा कि संन्यास लेने का अधिकार उनको नहीं दिया गया था, पति को त्यागने का अधिकार नहीं दिया गया था, हाँ भिक्षुणी होने का अधिकार उनको दे दिया गया था। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दे दिया था? भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? कहता है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह क्या हो जाता है? देवता हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब पुरुष किसी नारी का गुण लेता है, नारी के गुणों को सीखता है, तो वह देवता बन जाता है समाज में। लेकिन वही नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। यह कथन किसका है? यह बात किसने कहा था? तो आपको याद होना चाहिए कि दिनकर जी, रविंद्रनाथ, प्रेमचंद और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? प्रेमचंद जी ने यह बात कही थी कि पुरुष जब नारी का गुण सीखता है तो वह देवता कहलाता है, देवता बन जाता है समाज के लिए।
लेकिन वहीं जब नारी नर के गुण सीखती है तो क्या बन जाती है, वो राक्षसी बन जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, प्रेमचंद। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अर्धनारी ईश्वर किस विद्या की रचना है? अर्धनारी ईश्वर मतलब कि किस विद्या से संबंध रखते हैं, तो हम सबको पता है कि अर्धनारी ईश्वर क्या है, एक निबंध है। अर्धनारी ईश्वर क्या है, एक निबंध है। आगे बढ़िए, देखते हैं 12वें नंबर प्रश्न आपके सामने है, क्या है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं को वृत्त बना लिया और नारी को उसमें कली बनाकर छोड़ दिया? कौन स्वयं को वृत्त बना लिया और नारी को उसने कली मान लिया या कली बना दिया? तो आपको याद रखना है, पुरुष जाति जो है स्वयं को वृत्त बना लिया और नारी को क्या बना दिया, कली। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है नारी तो मैं हूं करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहारी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो आपको याद होगा कि यह जो पंक्ति है अर्धनारीश्वर से ली गई है। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, अर्धनारीश्वर से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? आपको 4 ऑप्शन में से बताने हैं कि कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। ऑप्शन कौन कौन है, कुरुक्षेत्र है, ऑप्शन कौन है जूठन है, ऑप्शन कौन है रश्मि रथी है, ऑप्शन क्या है उर्वशी है। कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में भरिए तो कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो आपको याद होगा कि जूठन जो है ना वो दिनकर जी की रचना नहीं है। जूठन जो है दिनकर जी की रचना नहीं है। कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी उर्वशी ये सब क्या है, उनकी रचना है, लेकिन जूठन उनकी रचना नहीं है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? कौन सी रचना दिनकर जी की है? प्यारे साथियों, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी रचना दिनकर जी की है। सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, रसातल यात्रा या दरियाई घोड़ा। बताइए आप कौन सा रचना दिनकर जी का है। तो आपको याद होगा ऑप्शन नंबर बी परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर बी परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी की रचना है। बाकी ये 3 रचना जो है दिनकर जी की नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये सब प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि दिनकर जी, आगे क्या कहता है, कहता है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर प्राप्त है, या आप कहे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन सी रचना है आपको बताना है। हम सबको पता है कि उर्वशी जो रचना है वो उर्वशी ये क्या है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की गई रचना है। आपको याद रखना है इस रचना पे, उर्वशी जो रचना है इस रचना पे दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। ठीक है, और साहित्य अकादमी किस पर प्राप्त है, तो संस्कृत के 4 अध्याय पे, संस्कृत के 4 अध्याय जो रचना है उस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, और उर्वशी पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई जो काव्य कृति है क्या है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? तो आपको याद रखना है कुरुक्षेत्र है। क्या है, कुरुक्षेत्र। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई जो काव्य कृति है वो क्या है, कुरुक्षेत्र है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसके? प्यारे साथियों, जल्द से आप कमेंट बॉक्स में भरिए तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसके कल्पित रूप है, जल्दी से भर दीजिए। अर्धनारीश्वर किसके कल्पित रूप है? आप सबको पता होगा कि राम सीता का कल्पित रूप नहीं है, राधा कृष्ण के कल्पित रूप नहीं है, विष्णु और लक्ष्मी के कल्पित रूप नहीं है, ये शिव और पार्वती के कल्पित रूप है। शिव और पार्वती के कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। शिव और पार्वती के कल्पित रूप कौन है, अर्धनारीश्वर है। ठीक है, बड़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, गंधारी कौन थी? अब ये प्रश्न आपको नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल है प्यारे साथियों, आपको आना चाहिए कि गंधारी कौन थी। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स भरिए। ऑप्शन आपका क्या है, अर्जुन की माँ थी, बलराम की माँ थी, कृष्ण की माँ थी या दुर्योधन की माँ थी? कौन थी गंधारी, कौन थी, जल्दी बताइए। तो आप लोगों को पता होगा कि गंधारी कौन थी, दुर्योधन की माँ थी। गंधारी कौन थी, दुर्योधन की माँ थी। देखिए अगले प्रश्न को, क्या कहता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कि प्रेमचंद थे क्या थे, जल्दी से बताइए। तो प्रेमचंद क्या थे, गीतकार थे, कथाकार थे, संगीतकार थे या फिल्मकार थे? कौन थे प्रेमचंद, जल्दी बता दीजिए। तो आपको याद होगा या आपको आज से याद रखना है कि जो प्रेमचंद है वो कथाकार है। क्या है, कथाकार है। प्रेमचंद क्या है, कथाकार है। आप नोट करते चलिएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आप सही दे रहे हैं। ठीक है, प्रेमचंद क्या थे, कथाकार थे। क्या थे, कथाकार। आगे बढ़े। चलिए, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? अब ये तो आपको बताना ही होगा। मैं रुक जाऊंगा 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, लेकिन आपको ये बताना होगा दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। जल्दी बता दीजिए। आप बेटी भी टिकिए, आप तुक्का भी मारिए, लेकिन बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में भरिए कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा।
दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है आपका 23 सितंबर 1908 को, 22 दिसंबर 1912 को, 25 सितंबर 1913 को और 28 सितंबर 1911 को। तो आपको याद होना चाहिए कि 23 सितंबर 1908 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्या कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को दिनकर जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। याद है प्यारे साथियों? उम्मीद है कि आपको ये याद होगा, आप इतना तो जल्दी इसे नहीं बिसरेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन? कहता है रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वो कितने वर्ष के थे? आपको याद होगा कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक जब प्रकाशित हुई थी, ये तो पता होगा कि कब प्रकाशित हुई थी? 1929 में प्रकाशित हुई थी। कब? 1929 में। 1928 में वो 10वीं पास किए थे और 1929 में वो पहली कविता पुस्तक प्रकाशित कर दिए थे। और पहली कविता जब प्रकाशित किए थे 1925 में। पहली कविता कब प्रकाशित किए थे? 1925 में। और कविताओं का पुस्तक कब प्रकाशित कर दिए? 1929 में। और 10वीं कब पास किए? 10वीं कब पास किए? तो आपको याद होगा कि 1928 में पास किए थे। अब ये जानना है कि ये जब पहली कविता पुस्तक प्रकाशित कर रहे थे तब इनका उम्र क्या था? तो आपको याद रखना है कि 21 वर्ष की ये इनकी अवस्था थी। इनकी उम्र जो थी 21 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। 21 वर्ष के ये थे तब इन्होंने क्या किया था? पहली कविता पुस्तक प्रकाशित किया था। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की साधना की थी? अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की साधना की थी, अर्थात नारी के गुणों को अपनाया था? तो आपको याद होगा कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में हमारे महात्मा गांधी जी जो है वो नारी के गुणों को अपनाया था और ये बात इनकी पोती अपने पुस्तक में लिखकर बताती है। ठीक है, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है? परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है? परशुराम की प्रतीक्षा। आपको याद होगा परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी की एक कविता है। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी काव्य कृति है? तो दिनकर जी की है। किसकी है? दिनकर जी की। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शंकर और पार्वती का कल्पित रूप कौन सा है? शंकर और पार्वती का कल्पित रूप कौन सा है? स्त्री या अर्धनारीश्वर या राधा या पुरुष? तो आपको याद रखना है कि शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर है। कौन है? अर्धनारीश्वर। शंकर और पार्वती के कल्पित रूप कौन है? अर्धनारीश्वर है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? कहता है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका की रचना काल क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की जो काव्य कृति है रेणुका, उसकी रचना काल क्या है? मतलब कि कब प्रकाशित किया गया था? तो आपको याद होगा कि रेणुका जो है 1935 में प्रकाशित की गई थी। कब? 1935 में। रामधारी सिंह दिनकर की ही एक काव्य कृति कौन है? रेणुका, और ये 1935 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, आगे ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? रामधारी सिंह दिनकर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक जो महात्मा और साधु किससे भय करते हैं या किससे वो डरते हैं? तो आपको याद रखना है कि वो नारियों से डरते हैं। लेखक ने बताया है कि जितने बड़े लोग हैं, जितने साधु संत हैं, वो सब किससे डरते हैं? नारियों से डरते हैं कि कहीं वो हमें भटका ना दे। समझे? हाँ, तो ये याद रखिएगा कि वो नारियों से डरते हैं। बालकों से, युवकों से और पशुओं से नहीं डरते। वो किनसे डरते हैं? नारियों से डरते हैं। ठीक है, ये पाठ में आपको पूरी तरह से पढ़ाई गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो आपको याद रखना है जो पराधीनता, नारी की पराधीनता कृषि से हुई है। कृषि काल से जब कृषि का आविष्कार हुआ तब ये नारी की पराधीनता शुरू हुई। और यह जो भाग है और यह जो कहानी है ये पढ़ाई गई है कहाँ? अर्धनारीश्वर में। कहाँ? अर्धनारीश्वर में पढ़ाई गई है। इसलिए आपको याद रखना है कि यह जो लाइन है या जो पंक्ति है अर्धनारीश्वर से ली गई है। ठीक है, आगे बढ़े अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था। आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वो कितने वर्ष चलने वाला था? 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षु लेने का अधिकार दे दिया है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो आपको याद होगा कि यह पंक्ति अर्धनारीश्वर की है। किसकी है? अर्धनारीश्वर पाठ की है। ठीक है, यह पंक्ति किस पाठ की है? अर्धनारीश्वर पाठ की है। आगे आइए, कहता है भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पे निम्न में से कौन रहे हैं? तो आपको याद होगा कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रामधारी सिंह दिनकर जी रहे हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पे रामधारी सिंह
दिनकर जी रहे हैं। ठीक है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पे रामधारी सिंह दिनकर जी रहे हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारी ईश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो निबंध में शंकर और पार्वती के किस प्रकार के रूप वर्णित है? तो आप लोगों को याद होगा कि कल्पित रूप है। किस प्रकार का रूप है? कल्पित रूप है। याद रखिएगा, कौन से प्रकार का रूप वर्णित है? कल्पित रूप को दिखाया गया है। शंकर और पार्वती के कल्पित रूप को दिखाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्या कहता है? दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पे रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पे रहे हैं? हम सबको पता है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पे रहे हैं। ठीक है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पे रहे हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पे रहे हैं कौन? दिनकर जी। देखिए, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा आपको, समझे? वीवीआई प्रश्न है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? किस रचनाकार की पंक्ति है? इसके लेखक कौन है? या जिस भी पाठ का है उस पाठ का लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई पाठ अर्धनारीश्वर से यह पंक्ति ली गई है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? आ ही गया पाठ, तो किस शीर्षक पाठ की है? यह लाइन कहाँ से ली गई है? तो आपको याद होगा कि यह जो पंक्ति है यह अर्धनारीश्वर से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को इनमें से कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म पुरस्कार या पद्म विभूषण पुरस्कार? तो आपको याद होगा कि पद्म भूषण पुरस्कार इनको प्राप्त है। दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त है। ठीक है, आगे आइए, और क्या कहता है? कहता है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? जो अर्धनारीश्वर पाठ है उसके लेखक कौन है? हम सबको पता है कि हम लोग पढ़ किसको रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ रहे हैं। अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी गई रचना है, याद रखिएगा आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। आप सबको पता होगा कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना अर्धनारीश्वर है। कौन है? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। याद होगा प्यारे साथियों, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लेने की कोई बात ही नहीं है। इसमें समझने वाली बात नहीं है। आपने पाठ पढ़ा है, आपने लेखक परिचय पढ़ा है, अच्छे से पाठ को समझा है, तो ये चार ऑप्शन से आपको एक ऑप्शन निकाल कर बता देना है, बेहतर होगा आपके लिए। जल्दी से समय बर्बाद नहीं करना है आप लोगों का। ठीक है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बताइए, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बेगूसराय में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेगूसराय में हुआ था। कहाँ हुआ था? किस जिले में हुआ था? बेगूसराय में हुआ था। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बेगूसराय में हुआ था। याद रखिएगा, दिनकर जी का जन्म जो है बिहार में तो हुआ था, लेकिन बिहार के किस जिले में? बेगूसराय में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर की माता का नाम क्या है? जल्दी से बता दीजिए। माता का नाम मनरूप देवी। माता का नाम क्या है? मनरूप देवी। रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या है? मनरूप देवी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या है? मनरूप देवी। रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या है? मनरूप देवी। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम श्यामवती देवी। पत्नी का नाम क्या है? श्यामवती देवी। रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम श्यामवती देवी। रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम क्या है? जल्दी से बता दीजिए। श्यामवती देवी। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि HI स्कूल बड़बीघा में दिनकर जी किस पद पे रहे थे? HI स्कूल बड़बीघा में दिनकर जी किस पद पे रहे थे? तो स्कूल है, स्कूल में आप प्रोफेसर को तो नहीं रखते हैं, उप कुलपति को नहीं रखते हैं, शिक्षक और क्या रहते हैं? प्रधानाध्यापक होते हैं। तो ये HI स्कूल है बड़बीघा में, वो दिनकर जी उस स्कूल में क्या रहे थे? प्रधानाध्यापक के पद पे रहे थे। याद रखना है, प्रधानाध्यापक के पद पे रहे थे। HI स्कूल में जो बड़बीघा में है, दिनकर जी वहाँ किस पद पे रहे थे? प्रधानाध्यापक के पद पे रहे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है दिनकर जी
दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर के पद पे रहे थे? दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर के पद पे रहे थे? तो आपको याद रखना है कि बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर के पद पे रहे थे। किस विश्वविद्यालय में? बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर के पद पे रहे थे, याद रहेगा। बिहार विश्वविद्यालय में दिनकर जी हिंदी के प्रोफेसर के पद पे रहे थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है संस्कृत के 4 अध्याय पर दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त था? संस्कृत के 4 अध्याय पर दिनकर जी को उर्वशी पे कौन सा पुरस्कार प्राप्त था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और संस्कृत के 4 अध्याय पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखिएगा। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव कराए गए हैं वो आपको समझ में आया होगा, बेहतर समझ में आया होगा। मैं आपको बता दूं कि अब ऑब्जेक्टिव आपको कहीं से नहीं पढ़ना है। जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना था वो सभी ऑब्जेक्टिव को आपने कवर कर लिया है बेहतर तरीके से। अब आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है। आपके ऑब्जेक्टिव का शुभ समापन हो गया। साथ में इस पार्ट का, इस चैप्टर का भी क्या हो गया? इस चैप्टर का भी शुभ समापन हो गया है। यह चैप्टर भी क्या हुआ है? समाप्त हो गया है। चैप्टर 4 की पूरी कहानी खत्म हो गई। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लेखक परिचय पाठ सब करवा दिए गए हैं। अब आप 4 चैप्टर तक बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों ये आपको जो सीरीज चल रहा है वो बहुत बेहतर लगता होगा। और अगर अच्छा लगता होगा तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। साथियों को जरूर बताइए कि यहाँ से आप अच्छे हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। और हम अब आपके 5वें चैप्टर, रोज जो चैप्टर है उसमें आपको हम लेखक परिचय पढ़ाते हुए दिखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।